हम्म, ये टॉपिक हमें करना था लास्ट, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में दो चीज़ें थी, एक तो हमारा क्या था आइसोक्वेंस और दूसरे थे कॉस्ट लाइन। ठीक है, आइसोक्वेंस आर सिमिलर टू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था कि ऐसे बनता था इंडिफरेंस कर्व, और हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स होते थे इस पे कंज्यूमर इन सब के लिए इंडिफरेंट होता था कि वो अगर दो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, गुड ए और गुड बी, इतना ले या इतना ले या इतना ले, उससे जो उसे यूटिलिटी मिल रही है वो सेम मिल रही है हर लेवल पे। और हम बोलते थे कि जितना हायर इंडिफरेंस कर उतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। ठीक, isoquants are similar to indifference curve in the theory of consumer behavior, and isoquant represents all those combination of input। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, वो था कंज्यूमर बिहेवियर में हमने रीड किया था। all those combination of inputs which are capable of producing the same level of output। अब यहाँ पर ये सारे points are capable of producing the same level of output। Since an isoquant curve represents all those combination of inputs which yield an equal quantity of output, the producer is indifferent as to which combination he chooses। अब क्योंकि वो यहाँ पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट हर किसी पॉइंट पर प्रिपेयर कर रहा है, तो इसलिए अब यहाँ पर प्रोड्यूसर इज इंडिफरेंट कि उसको कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए। Therefore, isoquant is also called equal product curves। प्रोडक्शन ऑफ इंडिफरेंट कर्व्स, और क्या बोलते हैं इसको, इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स और प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व्स और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोक्वेंट कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। यहाँ पर अब दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इसका हम यूनिट 1, इसके एक यूनिट ले रहे हैं, इसके 12 यूनिट्स ले रहे हैं, फिर इसके एक यूनिट हमने इंक्रीज करा, एक यूनिट से इंक्रीज करा, तो इसमें 4 यूनिट घटा दिया। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन ए है या कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, डी, ई, हर जगह पर क्या है, प्रोड्यूसर इज इंडिफरेंट, है ना। हर कॉम्बिनेशन में प्रोड्यूसर इज इंडिफरेंट क्योंकि उसे जितनी यूटिलिटी हर एक कॉम्बिनेशन से मिल गई है वो सेम है। ठीक, तो हम अगर एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे फैक्टर को डिक्रीज कर रहे हैं। ऐसे ही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर में हमने पढ़ा था कि अगर दो गुड्स थे, गुड ए एंड गुड बी, तो एक गुड को अगर इंक्रीज कर देते तो दूसरे को हम डिक्रीज कर देते। ठीक है, तो अब ये हमने कॉम्बिनेशन इस पे प्लॉट करे कि फैक्टर एक्स का अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो फैक्टर y का हम 12 यूनिट्स लेते हैं, है ना। तो ये प्लॉट कर दिया हमने। फिर फैक्टर x के 2 यूनिट्स, तो फैक्टर y के 8 यूनिट्स, फैक्टर x के 3 यूनिट्स, तो फैक्टर y के 5 यूनिट्स। तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये आइसोक्वेंट्स। ठीक, अब इसमें भी ये है MRTS, ये हमारे स्लोप को बताता है, जैसे वहाँ पर MRS पढ़ा था हमने, यहाँ पर है MRTS। तो इसका फॉर्मूला, इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस किया 4 का, और यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करा 1, एक्स्ट्रा लिया 1, ठीक है, तो ये कितना आ गया 4। फिर अगेन यहाँ पर कितना सैक्रिफाइस किया 3, और यहाँ पर 1, तो आ गया 3। फिर यहाँ पर चेंज कितना हुआ फैक्टर y में 2 का, और चेंज कितना हुआ फैक्टर x में 1 का। ठीक है, तो इस तरीके से MRTS आ गया। Isoquants have properties similar to indifference curve. Isoquants are negatively sloped, convex to the origin। ये भी क्या होता है, convex to the origin due to diminishing marginal rate of technical substitution। किसकी वजह से convex to the origin हो रहा है, because of MRTS, and are not intersecting।
However, there is one important difference between the two, where in an indifference curve it is not possible to quantify the level of satisfaction acquired by the consumer. The level of production acquired by the producer is easily quantified. हम वहाँ level of satisfaction हम निकाल नहीं पाते थे, ठीक है, but here it is possible to quantify the level of production. Thus, while isoquant IQ1 represents 100 units, curve like IQ2 or IQ3 etc. represents higher level of production can be drawn. तो अगर हम एक isoquant पर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे तो ऑब्वियसली IQ2 पर और 3 पर 4 पर हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन होगा, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज करता रहेगा. While a curve on represents right represents the higher level of output, that on the left represent lower level of output. अगेन यहाँ पर भी वैसी है कि जैसे जैसे कर्व ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा, जैसे जैसे राइट में जाएगा ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा और लेफ्ट वाला लोअर लेवल ऑफ आउटपुट बताएगा. Isoquant and equal cost lines, iso cost line is also known as budget line. अब जैसे इंडिफरेंस कर्व में हमने एक बजट लाइन पढ़ा था, है ना, यहाँ पर हमने देखा था कि इंडिफरेंस कर्व होता है ऐसे, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है. बट अब हर एक कॉम्बिनेशन ऑफ गुड जो हायर इंडिफरेंस कर्व पे है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, तो कंज्यूमर ऑब्वियसली हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व को ऑप्ट करना चाहेगा. बट वहाँ पर क्या था, एक कांस्टेंट था हमारे पास बजट लाइन का कि हमारे पास इनकम तो उतनी है, तो जहाँ पर हमारी बजट लाइन टेंजेंट होती थी इंडिफरेंस कर्व से, वो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आता था, है ना. ऐसे यहाँ पर क्या है, आइसो कॉस्ट लाइन, जैसे वहाँ पर बजट लाइन थी, ऐसे ही यहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन ऑल्सो नोन एज बजट लाइन. और द बजट कॉन्स्टेंट लाइन shows the various alternative of combination of two factors which the firm can buy with the given outlay. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या आ गई है, बजट लाइन. ठीक, अब यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन. अब यहाँ पर देखो, अब ये हमारे क्या हो गए, ये हमारा क्या हो गया, आइसोक्वेंट, और ये हमारी क्या हो गई, ये बजट लाइन है. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम प्रोड्यूस कहाँ पर कर रहे हैं, पॉइंट सी पर प्रोड्यूस कर रहे हैं. देखो, सपोज द फर्म इज डिसाइडेड टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स रिप्रेजेंटेड बाय आइसोक्वेंट पी. ये आइसोक्वेंट पी है. These units can be produced by any factor of combination lying on P. तो अब हम यहाँ पर P पर कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड हम लेकर के चल सकते हैं. प्रोड्यूसर तो हमारा इंडिफरेंट है हर कॉम्बिनेशन के लिए, पॉइंट ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए वो इंडिफरेंट है. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 यूनिट्स वुड बी मिनिमम at the factor combination represented by point C, where the isoquant line MM1 is tangent to the isoquant P. तो अब ये हमारा क्या है, आइसो कॉस्ट. तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सबसे कम कॉस्ट हम कहाँ पर लगा पा रहे हैं, पॉइंट सी पर. यहाँ पर हम बी पर प्रोड्यूसर इज इंडिफरेंट, बट यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा होगी, यहाँ पर और ज़्यादा होगी, है ना. तो सबसे मिनिमम कॉस्ट हम कहाँ पर देंगे, पॉइंट सी पर. Thus, the factor combination represented by point C is the optimum combination for the producer. It represents the least cost of producing 1000 units of output. It is thus clear that the tangency point of the given isoquant with an isocost line represent the least cost combination of factor for producing a given output. ठीक, तो जैसे वहाँ पर इंडिफरेंस करता है, यहाँ पर क्या है, आइसोक्वेंट. जैसे वहाँ पर बजट लाइन थी, यहाँ पर क्या है, आइसो कॉस्ट कर्व. तो आइसो कॉस्ट कर्व और ये जहाँ पर टेंजेंट हो जाएंगे वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहाँ पर प्रोड्यूसर की लोएस्ट कॉस्ट लग रही है, और क्योंकि इन सब पॉइंट पे वो इंडिफरेंट है तो सबसे हम नीचे वाला पॉइंट चूज करते हैं आइसो कॉस्ट पे. क्या पॉइंट डी, ये पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, ए बी सी डी, ये है कि हमारा ये जो आइसोक्वेंट है ये हमारे कहाँ टच कर रहा है इससे, आइसोकॉस्ट से.
ठीक है, तो इन सब कॉम्बिनेशन पे ये टच हो रहा है इससे। बट हम किस कॉम्बिनेशन पर वर्क करेंगे, जो हमारा मिनिमम है पॉइंट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट रहेगी, तो हमारा पॉइंट सी रहेगा इक्विलिब्रियम। ठीक, समझ गए? ऑनलाइन कोई नहीं था क्या आज? एक सेकंड, अब शुरू करना है थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, फिर ये आउटले कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सम कॉस्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं। In the previous unit, we have discussed the relationship between input and output in physical quantities. However, as we are aware, business decisions are generally based on cost of production, that is the money value of input and output is considered. Cost analysis refers to the study of behavior of cost in relation to one or more production criteria, namely size of output, scale of operation, prices of factors of production. In other words, cost analysis is concerned with financial aspects of production relation as against the physical aspects which are considered in production analysis. तो अब हम कॉस्ट एनालिसिस, हम कॉस्ट कितना हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कंसिडर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट है हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट। एन एंटरप्रेन्योर हैज टू पे प्राइस फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच ही एम्प्लॉयज फॉर प्रोडक्शन। हमने ये पहले भी पढ़ा था, इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट पढ़ा था ना, ठीक है, वो याद है। An entrepreneur has to pay price for the factors of production which he employs for production. He thus pays wages to workers employed, prices of raw material, fuel and power used, rent for the building he hires, interest on money borrowed for doing the business. ये सारे हमारे कॉस्ट है। हम जो लेबर को वेजेस पे कर रहे हैं या हमारी बिल्डिंग पे जो रेंट पे कर रहे हैं, हमने जो अमाउंट बोरो किया उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सारे हमारे कॉस्ट है। ठीक, all of these are included in the cost of production and are termed as accounting cost. इन सब cost को हम क्या बोलते हैं? Accounting cost. Accounting cost relate to those costs which involve in cash payment by the entrepreneur of the firm. ये वो cost है जो हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, हमारे कैश पेमेंट। Thus, accounting costs are explicit cost. हमने पहले पढ़ा था explicit cost और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो वो जो वहाँ पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट था ना, वही हमारा क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। ठीक, एंड इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स एंड चार्जेस मेड बाय द एंटरप्रेन्योर टू द सप्लायर्स ऑफ वेरियस प्रोडक्टिव फैक्टर्स। अकाउंटिंग कॉस्ट आर एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड बाय द फर्म। Accountants record these in the financial statement of the firm. हम देखो, हम P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर हम जितने भी कॉस्ट कंसिडर करते हैं वो हमारे अकाउंटिंग कॉस्ट है। बट एक वो कॉस्ट था जहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया था कि हम एक तो जॉब भी कर सकते हैं या हम अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपना बिजनेस ओपन करेंगे तो जॉब पे जो हम अमाउंट रिसीव करते एज सैलरी, वो हम
छोड़ रहे हैं, है ना, हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी देखा था कि जो हम फॉरगोन, जो हम छोड़ रहे हैं, तो उस कॉस्ट को हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, जैसे कोई स्टूडेंट है जिसने ग्रेजुएशन कर लिया और वो ग्रेजुएशन करने के बाद वो जॉब नहीं करेगा, वो आगे पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो आगे पढ़ाई करने के लिए उसको एक कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी, कॉलेज की फ़ीस या कुछ भी इंस्टीट्यूट की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन जिस टाइम पर वो जॉब कर सकता था, उसको इनकम रिसीव हो सकता था, बट वो रिसीव नहीं हो रहा, तो उसकी एक कॉस्ट वो तो हो ही रही है जो वो एक्चुअल में पे कर रहा है, एक कॉस्ट वो भी हो रही है जो वो नहीं रिसीव कर रहा है, जो कि वो कर सकता था, है ना। तो ये वाली जो कॉस्ट है इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट, और जो हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं वो वाली कॉस्ट कौन सी है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और वो जो एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं उस वाली कॉस्ट को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कॉस्ट, ठीक है। और वो दूसरी वाली कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक कॉस्ट। हमने ये देखा था कि अकाउंटिंग कॉस्ट में हम सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक कॉस्ट में हम एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों ही लेते हैं, है ना। और एक्सप्लिसिट क्या है, जो एक्चुअल पेमेंट हम कर रहे हैं, और इम्प्लिसिट क्या है कि जो हम एक्चुअल पेमेंट नहीं कर रहे लेकिन जो हम अर्न कर सकते थे बट हम नहीं कर पा रहे, तो वो है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में वो दोनों चीज़ हम कंसिडर करते हैं। तो अब accounting costs are expenses already incurred by the firm. Accountants record these in the financial statement of the firm. इस वाली कॉस्ट को, अकाउंटिंग कॉस्ट को, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। However, it generally happens that an entrepreneur invests a certain amount of capital in his business. If the capital invested by the entrepreneur in his business and has been invested elsewhere, it would have earned certain amount of interest or dividend. कि अभी हमने हमारा बिजनेस शुरू करा तो हमारी कैपिटल हमारे बिजनेस में है, बट अगर हम ये नहीं करते तो वो कैपिटल किसी और जगह इन्वेस्ट करते तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव होता, है ना। Moreover, an entrepreneur may devote his time on his own work of production and contributes his entrepreneurial and managerial ability to do business. Had he not set up his own business, he would have sold his services to others. अभी उसने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ वो कर रहा है, बट अगर उसने ये नहीं किया होता तो वो अपनी सर्विसेज किसी और को दे रहा होता, मतलब जॉब कर रहा होता, है ना। अकाउंटिंग कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड दीज कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट में हम वो इंक्लूड नहीं करते कि वो जो कर रहे होते तो इतना रिसीव होता, उस कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। दीज कॉस्ट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट। ये कॉस्ट किसका पार्ट होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट की। दस इकोनॉमिक कॉस्ट इंक्लूड द नॉर्मल रेट रिटर्न on money capital invested by the entrepreneur himself in his own business, wages salary not paid to the entrepreneur but could have earned if the services sold somewhere. जो अर्न कर सकता था अगर उसने अपनी सर्विसेज कहीं और जॉब की होती तो जो उसको रिसीव हो सकता था, जो कि अब नहीं हो रहा है, उस कॉस्ट को भी हम कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट में, बट अकाउंटिंग कॉस्ट में हम कंसिडर नहीं करते। Likewise, the monetary rewards for all the factors owned by the entrepreneur himself and employed by him in his own business are also considered part of economic cost. Economic costs take into account these accounting costs. In addition, they also take account of money the entrepreneur could have earned. तो economic cost में हम accounting cost include कर रहे हैं, but साथ में वो implicit cost भी include कर रहे हैं which he could have earned, जो कि अभी अर्न नहीं हो रहा। इन एडिशन, ये तो हो गया। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वेयर एज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ओन्ड बाय द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन हिज ओन बिजनेस आर कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। The economic cost include both accounting cost and implicit cost. So economic cost is what? Explicit plus implicit. Accounting cost plus implicit cost. Or accounting cost is equal to only explicit. The concept of economic cost is important because an entrepreneur must cover his economic cost if he wants to earn normal profit. Normal profit is part of implicit cost. If the total revenue received by the entrepreneur just cover implicit and explicit cost,
then he has zero economic profit. Super normal profit or positive economic profit are over and above the normal profit. In other words, entrepreneurs said to be earning positive economic profit or abnormal only when his revenues are greater than the sum of explicit and implicit. जब रेवेन्यू जिस इन दोनों कॉस्ट को प्लस करके इससे ग्रेटर कुछ ओवर एंड अबव आएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक, तो ये थी हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट, या हम बोल सकते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट. Outlay cost and opportunity cost. Outlay cost involves actual expenditure of funds on say wages, materials, rent, interest, etc. Outlay cost क्या है? Again ये वही है अकाउंटिंग कॉस्ट जैसे थी ना, जो हम एक्चुअल पेमेंट कर रहे हैं वेजेस की, मटेरियल की, रेंट की, इंटरेस्ट की. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंसिडर्ड विद द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव foregone in order to pursue a certain action. It is the cost of missed opportunity and involves a comparison between the policy that was chosen and the policy that was rejected. तो वही है, अगर हमने हमारी कैपिटल अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करी तो हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते थे, वहाँ से भी इंटरेस्ट आता जो कि हमने फॉरगॉन कर दिया, तो वो वाली कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. और जो हम एक्चुअल पेमेंट्स कर रहे हैं वो क्या है? आउटले कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द कैपिटल इज द इंटरेस्ट इट कैन अर्न इन द नेक्स्ट बेस्ट यूज विद इक्वल रिस्क. A distinction between outlay cost and opportunity cost can be drawn on the basis of nature of sacrifice. Outlay cost involves financial expenditure at some point of time and hence recorded in the books. Again, वही सेम जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट के लिए हमने पढ़ा. आउटले कॉस्ट क्या है? हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर एंड इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट और सब्जेक्टिव वैल्यू दैट इज फॉरगॉन in choosing one activity over the next best alternative. It relates to sacrificed alternative. It is generally not recorded in the books of account. ठीक, outlay cost recorded in the books of account. Opportunity cost we do not record this. Opportunity cost concept is generally very useful for business managers and therefore it has to be considered wherever resources are scarce and decision involving choice of one option over the other is involved. Example, in a cloth mill which spins its own yarn, the opportunity cost of yarn to the weaving department is the price at which the yarn could be sold. This has to be considered while measuring the profitability of weaving operations. Opportunity cost हम रिकॉर्ड नहीं करते, बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना बिजनेस मैनेजर्स के लिए यूजफुल होती है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके जब बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसको कंसिडर करने के लिए, बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज क्या है? स्कार्स हैं और हमें डिसीजन लेना है क्योंकि हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ठीक है, तो हम एक वही कि क्लोथ मिल स्पिन्स इट्स ओन यार्न, opportunity cost of the yarn of weaving department is the price that yarn could be sold. उसको हम सेल कर सकते थे. तो यहाँ पर हम प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर करने के लिए जो वेरियस ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास रहते हैं उसको कंसिडर करने के लिए हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं. In long term cost calculations also opportunity cost is useful concept. Example, while calculating the cost of higher education, it is not the tuition fee or the cost of books alone that are relevant. One should also take into account the earnings foregone, other foregone uses of money which is to be paid as tuition fees and the value of mixed activities as the cost of attending classes. Again यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो जॉब परस्यू नहीं कर रहे हो, तो एक तो कॉस्ट है जो आप इनकर करोगे ट्यूशन फीस पे, तो वो आपकी आउटले कॉस्ट. बट जो आप फॉरगॉन कर रहे हो वो आपकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ठीक, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट, इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप with a component of operation like manufacturing a product, organizing a process or an activity, etc.
or an activity, etc. Since such costs are directly related to the product, process or machine, they may vary according to the changes occurring in these. डायरेक्ट कॉस्ट क्या है कि जो हम पता लगा सकते हैं, जैसे कि एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अब इस पे क्या क्या खर्चा हुआ वो मैं पता लगा सकती हूँ कि मैंने इस एक यूनिट पर कितना एक्सपेंस किया, है ना। मैंने स्क्रीन का इतना खर्चा गया, इसकी बॉडी पे इतना खर्चा गया, इसके अंदर जो सामान लगा है उस पर इतना खर्चा गया, जो मैं बता सकती हूँ कि इसके लिए इस एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए कितना खर्चा गया ना, वो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट है। अब जैसे कि मैंने अब पूरी फैक्ट्री में बहुत सारे यूनिट, बहुत सारे मोबाइल फोन्स बन रहे हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं, है ना। तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मैंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो पे करा है पर मंथ का, वो उसका खर्चा मेरे इस एक यूनिट पे कितना लगा वो मैं ट्रेस नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट, कि जहां हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि उस एक पर्टिकुलर यूनिट पे कितना एक्सपेंस, कितना कॉस्ट इनकर करा, वो हमारा क्या होता है डायरेक्ट या ट्रेसेबल कॉस्ट। जहां मैं नहीं बता पा रही हूँ कि मैंने इस एक यूनिट पर कितना कॉस्ट इनकर करा किसी चीज का, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट या नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक, डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन, like manufacturing of product, organizing a process or an activity. Since such costs are directly related to the product, process or machine, it may vary according to the changes occurring in them. तो अब ये क्या होता है कि अगर कुछ भी चेंजेस होता है ना तो ये वैरी करते हैं, है ना। अगर मैं एक यूनिट बना रही हूँ फोन का और मैं इसमें एक स्क्रीन लगाऊंगी, मेरा कॉस्ट एक स्क्रीन का आएगा। अगर मैं 2 यूनिट बढ़ा रही हूँ तो 2 स्क्रीन चाहिए, 3 तो 3 स्क्रीन चाहिए। तो मतलब जितने ज़्यादा मैं यूनिट्स बनाती जाऊंगी उतना ज़्यादा मेरे को खर्चा लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। लेकिन अब मैं एक पूरी फैक्ट्री में इस एक कमरे में, देखो ऐसे सोचो, इस एक कमरे में अगर एक स्टूडेंट को पढ़ाया जाए तो भी वो लाइट जले, तो भी ये सारी लाइट जलेंगी। अगर 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए तो भी ये लाइट जलेगी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाऊँ या 10 स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं तो भी लाइट का खर्चा तो उतना ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो उतना ही होगा। तो ऐसे ही मोबाइल फोन पे भी होगा कि कुछ कॉस्ट जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो यूनिट इंक्रीज करने की वजह से इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी वो चाहे 1 यूनिट बने चाहे 10 यूनिट बने, वो तो उतनी की उतनी ही रहेगी, है ना। समझ में आया? पढ़ना कहाँ से था? Direct costs are costs that are readily identified and are traceable to a particular product, operation or plant. Even the overhead cost can be direct as to the department. Manufacturing cost can be direct to the product line, sales territory, consumer class, etc. We know, आगे बढ़ते हैं। Indirect costs are those which are not easily or definitely identifiable in the relation of plant. तो हमने डायरेक्ट का क्या पढ़ा? which are easily identifiable, which has direct relationship with the product, और indirectly क्या है? which is not easily or definitely identifiable in relation to plant, process or department. Therefore, such costs are not visibly traceable to the specific goods, services, operation, etc., but are nevertheless charged to different jobs or products in standard accounting practice. The economic importance of these costs is that these, even though not directly traceable to a product, may bear some functional relationship to the production and may vary with output in some definite way. Examples of such costs are electric power and common costs incurred for general operation of business benefiting the products jointly. तो indirect cost क्या है? ऐसी cost जो हम incur कर रहे हैं जिससे सब यूनिट्स को बेनिफिट मिल रहा है ना। वैसे तो ये कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती जब हम यूनिट्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन वो भी अप टू अ सर्टेन लेवल तक, ठीक। उसके बाद ये वाली कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं इस पूरे क्लासरूम में एक स्टूडेंट पढ़ाऊँ या फिर 20 स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ तो सेम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लगेगा, लेकिन अगर मेरे को 50 स्टूडेंट्स पढ़ाने हैं तो मेरे को दूसरा रूम भी चाहिए होगा, तो 2 कमरे में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस होगा। तो अप टू अ सर्टेन लेवल तक वो इंक्रीज नहीं होगा,
लेकिन उसके बाद फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड संक कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? कोई एडिशनल कॉस्ट होती है, कोई एक्स्ट्रा जो हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं ना, वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है। और संक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो हमने कर ली, अब उसको रिकवर नहीं कर सकते। मतलब कि अभी एग्जांपल देखेंगे, पहले इसको रीड करते हैं। थ्योरेटिकली इंक्रीमेंटल कॉस्ट आर रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता था? वो जो एक यूनिट पर इतना इनकर करा, दूसरे यूनिट पर इतना इनकर करा, तो जितने से इंक्रीज हो रहा है ना। फर्स्ट यूनिट पर अगर 100 किया तो सेकेंड यूनिट पर 2 यूनिट पर 150 किया तो इंक्रीज 50 से। तो ये होती है हमारी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट रेफर टू द एडिशनल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी होती है? एडिशनल कॉस्ट incurred by a firm as a result of business decision. For example, incremental cost which will have to be incurred by a firm when it makes decision to change its product line, replace the worn out machinery, buy a new production facility or acquire a new set of lines. तो यहाँ पर अगर हमें हमारी प्रोडक्ट लाइन चेंज करनी है, अगर हमारी एक मशीन खराब हो गई, हमें रिप्लेस करनी है, अगर हमारी जैसे सपोज एक मशीनरी हम यूज कर रहे थे और वो मशीनरी हमने 5 साल यूज करी, अब तो वो सैलवेज वैल्यू जाएगा उसका, स्क्रैप वैल्यू, तो उससे हमारे पास 50,000 रुपीज आया सैलवेज वैल्यू से। अब हमें नई मशीन लेकर के आनी है और वो नई मशीन 2 लाख रुपए की आएगी। तो अब यहाँ पर हमें इंक्रीमेंटल एडिशनल 1,50,000 कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, तो उस एडिशनल कॉस्ट को क्या बोलेंगे? इंक्रीमेंटल कॉस्ट बोलेंगे। तो अब दूसरी कॉस्ट क्या है? संक कॉस्ट। Sunk costs refer to those costs which are already incurred once and for all and cannot be recovered. जैसे कि मुझे ना बिजनेस शुरू करना है किसी चीज का, अब उस बिजनेस को करने के लिए पहले मेरे को रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मैंने उस रिसर्च करने के लिए ना सपोज 1 लाख पैसे दिए, तो कॉस्ट तो इनकर हुई ना। तो उस रिसर्च करने के लिए मैंने जो 1 लाख रुपीज का खर्चा किया वो तो कर दिया। अब मैं बिजनेस शुरू करूं या ना करूं, क्या वो रिकवर हो पाएगा? नहीं रिकवर हो पाएगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? संक कॉस्ट बोलते हैं। ये जो एक बार हम इनकर कर देते हैं तो वो रिकवर नहीं, इट कैन नॉट बी रिकवर। ठीक, अगर मैंने रिसर्च कर, मेरे को तो ये रिसर्च करना था कि अगर मैं ये बिजनेस करूंगी तो मेरे को प्रॉफिट होगा नहीं होगा, ये कैसे मेरी कंडीशंस रहेगी इस बिजनेस को करने के लिए। तो अब इसको करने के लिए मैंने कुछ खर्चा किया, कॉस्ट इनकर करी उस इंफॉर्मेशन के लिए। तो वो कॉस्ट अगर मैं यहाँ पर ये भी आता है मेरा रिजल्ट कि मैं बिजनेस नहीं शुरू कर रही हूँ, तो भी वो कॉस्ट इनकर हो गई और वो रिकवर नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसी कॉस्ट को बोलेंगे संक कॉस्ट। हाँ, वो तो कवर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर वो वाला पॉइंट लेकर के चल रहे हैं कि अब वो जो कॉस्ट इनकर कर दी ना, अब यहाँ डिसीजन चाहे ना का भी हो तब हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसी कॉस्ट है विच कैन नॉट बी रिवर्स एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। दे आर बेस्ड ऑन पास्ट कमिटमेंट एंड कैन नॉट बी रिवाइज्ड और रिवर्स्ड इफ द फर्म विशेस टू डू सो। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कॉस्ट आर एक्सपेंसेस incurred on advertising। अगर मेरे को अब मेरे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग करना था, अगर मैंने एक बार कर दिया, भले उससे कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मैं उसको रिकवर नहीं कर सकती। R&D, specialized equipment and fixed facilities such as railway lines, some costs act as an important barrier to the entry of firms into the business. क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट refers to the cost incurred in the past on the acquisition of productive asset of such as machinery building। मतलब कोई फिक्स एसेट को खरीदने के लिए हमने जो कॉस्ट इनकर करी थी उस कॉस्ट को ही हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, है ना। यही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाएगा कि मैं एक मशीन लेकर के आई थी सपोज 1,50,000 में, मैंने उसको 5 साल यूज करा,
मैंने उसको 5 साल यूज करा और फिर मैंने उसको 50,000 में सेल करा, है ना। तो ये वाली जो कॉस्ट थी ना मेरी 1,50,000, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट थी। ठीक, अब मेरे को इस मशीन को रिप्लेस करना है, तो अब मैं रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये वाली कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट का एग्जांपल दिया था वहां पर। Historical cost refers to the cost incurred in the past on acquisition of productive assets such as machinery, building, etc. Replacement cost is the money expenditure that has to be incurred for replacing an old machinery. हमने यहाँ 1.5 लाख रुपए का और खर्चा किया मेरी ओल्ड मशीनरी को रिप्लेस करने के लिए, तो वो कॉस्ट क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट। Instability in prices make the two costs differ. Other things remaining the same, an increase in price will make replacement cost higher than historical cost. क्योंकि टाइम के हिसाब से इन्फ्लेशन होता है तो इसमें वैल्यू इंक्रीज होती है, तो इससे दोनों में डिफरेंस आ जाता है और हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. Private costs are costs actually incurred or provided for by the firms and are either explicit or implicit. Private cost कौन सी कॉस्ट होती है, जो फर्म पे कर रहा है ना, और वो explicit implicit हो सकती है, वो हमने देख लिया, ठीक है। They normally figure in business decision as to form part of total cost and are internalized by the firm. अब ये क्या है, ये हमारे टोटल कॉस्ट का पार्ट बनता है। दूसरी होती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में काम कर रहे हैं, हम अगर कोई फैक्ट्री में काम कर भी रहे हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो वो कॉस्ट हमारी सोसाइटी बियर कर रही है, उस कॉस्ट को हम सोशल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक। सोशल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड refers to the total cost borne by the society on account of a business activity and includes private cost and external cost. It includes the cost of resources for which the firm is not required to pay price such as atmosphere, rivers, roadways. तो हम जिन चीज़ों का प्राइस पे नहीं करते जैसे एटमॉस्फेयर, रिवर, वाटरवेज, and the cost in terms of disutility created such as air, water, environment pollution. मतलब कि हम इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं और इससे कुछ डिसयूटिलिटी मतलब कि कुछ पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है हाँ, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, एक होता है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जहाँ पर हम कुछ कर रहे हैं और उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट पर, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट, ठीक। फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, ये तो पता ही है सबको, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो फिक्स रहती है, वेरिएबल कॉस्ट हाँ ठीक। अच्छा देखो, फिक्स कॉस्ट भी और फिर यहाँ पर भी होता है कि फिक्स कॉस्ट भी एक टाइम तक ही फिक्स रहती है, उसके बाद वो भी इंक्रीज करती है, जैसे रेंट पे करना फिक्स रहता है ना। और अगर चलो पढ़ते पहले, फिक्स्ड और कांस्टेंट कॉस्ट इज नॉट फंक्शन ऑफ आउटपुट। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि ये आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम चाहे 1 यूनिट प्रोड्यूस करें, 10 यूनिट प्रोड्यूस करें, 100 यूनिट प्रोड्यूस करें, हमारी फिक्स कॉस्ट उतनी की उतनी ही रहती है। दे डू नॉट वेरी विद आउटपुट अप टू अ सर्टेन लेवल, लेकिन अप टू अ सर्टेन लेवल। अगर मैं एक फैक्ट्री में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ, तो अब मेरा 1000 यूनिट तक वो रेंट जो मैं पे कर रही हूँ फिक्स रहेगा। उसके बाद अगर मेरे को 1 यूनिट भी प्रोड्यूस करना है तो दूसरी फैक्ट्री चाहिए होगी और वो फिक्स नहीं रहेगा, मतलब कि एक अप टू अ सर्टेन लेवल तक फिक्स रहता है, उसके बाद वो भी इंक्रीज होता है। These costs require fixed expenditure of funds irrespective of the level of output. Example, rent, property taxes, interest on loans and depreciation when takes as a function of time and not of output. However, these costs vary with size of plant and are function of capacity. Therefore, fixed costs do not vary with volume of output with a capacity level. Fixed cost cannot be avoided. Fixed cost को हम avoid नहीं कर सकते,
these costs are fixed as long as operations are going on. They can avoid it only when the operations are completely closed down. मतलब टेम्पररीली भी नहीं, कंप्लीटली जब हम क्लोज डाउन करेंगे. अगर मेरे को एक महीने के लिए, अगर मैं सोचूं कि मेरे को 1 मंथ के लिए बिजनेस खत्म करना है, क्लोज करना है, शट डाउन टेम्पररीली करना है, तो भी मेरे को रेंट पे करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मेरे को रिज्यूम भी तो करना है ना आफ्टर 1 मंथ. लेकिन ये फिक्स कॉस्ट खत्म कब होगी? जब मैं कंप्लीटली शट डाउन करूंगी मेरे बिजनेस को, तभी जाकर ये खत्म होंगे. These are by their nature inescapable and uncontrollable costs, but these are some costs which will continue even after the operations are suspended. For example, for storing a old machine which cannot be sold in the market. तो कई बार क्या होता है ना कि हमारे ऑपरेशंस को ख़त्म करने के बाद भी ना कई बार हमें फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ती है. जैसे कि मैं बिजनेस कर रही थी, अब मेरे पास ऐसी एक मशीन थी जो सपोज इतनी बड़ी मशीन थी, पूरे रूम को कवर कर रही थी. अब मैं उस मशीन पे काम कर रही थी, तो अब मैंने जब बिजनेस खत्म किया, मैंने बिजनेस बंद किया, अब ये मशीन कहीं सेल भी नहीं की जा सकती. तो अगर मेरे को ये मशीन स्टोर करनी पड़ेगी, तो स्टोरेज कॉस्ट जो मैं पे करूंगी तो वो इनकर हो रही है फिक्स कॉस्ट मेरी. तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम इस कॉस्ट से हम एस्केप नहीं कर पा रहे होते. ठीक, दीज आर कॉल्ड शट डाउन कॉस्ट. और ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? शट डाउन कॉस्ट. Some of the fixed costs, such as cost of advertising, etc., are programmed fixed costs or discretionary expenses because they depend upon the discretion of management whether to spend on these services or not. तो कई बार हमारी जो फिक्स कॉस्ट होती है वो मैनेजमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करती है कि वो उनको इनकर करनी है कि नहीं करनी. वेरिएबल कॉस्ट आर कॉस्ट दैट आर फंक्शन ऑफ आउटपुट. और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? दैट आर फंक्शन ऑफ आउटपुट. अगर आप एक यूनिट भी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करोगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट इनकर होगी. फॉर एग्जाम्पल, वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर्स, कॉस्ट ऑफ रॉ मटीरियल, कॉस्ट ऑफ ऑल अदर इनपुट्स दैट वेरी विथ आउटपुट आर वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट वेरी डायरेक्टली एंड समटाइम्स प्रोपोर्शनेटली विद आउटपुट ओवर सर्टेन रेंजेस ऑफ प्रोडक्शन. they may vary less or more proportionately depending on the utilization of फिक्स फैसिलिटीज. सिंपल कि जैसे हमारा एक यूनिट इंक्रीज होता रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट उतने से इंक्रीज होती रहेगी. ठीक, तो ये हमारे क्या आता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट. एक बार बताओ, अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जो हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हम एक्चुअल में पे कर रहे होते हैं. इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? दोनों होती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट. ठीक, फिर नेक्स्ट कौन सी कॉस्ट थी हमारे पास? आउटले कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. आउटले कॉस्ट वही थी जो हमने अकाउंटिंग कॉस्ट पढ़ी, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो थी जो सिर्फ हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट. और इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं बोल सकते अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, क्योंकि उसमें दोनों आते हैं. यहाँ पर सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट, जो हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं, वो नॉन ट्रेसेबल या इनडायरेक्ट. इंक्रीमेंटल कॉस्ट कौन सी? एडिशनल कॉस्ट. और संक कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? विच कैन नॉट बी रिकवर्ड. हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस पर हमने एसेट एक्वायर किया था. रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जहां उस एसेट को रिप्लेस कर रहे हैं जिस कॉस्ट पे. प्राइवेट कॉस्ट, ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट दोनों हो सकती है. सोशल कॉस्ट वो होती है जो हम एनवायरनमेंट जो हम यूज कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं, जो नेगेटिव पॉल्यूशन ये सब कुछ हो रहा है, वो सब. फिक्स कॉस्ट जो फिक्स है, नॉट द फंक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंड नहीं कर रहा है. और वेरिएबल कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट, आउटपुट पर डिपेंड करता है. कॉस्ट फंक्शन, cost function refers to the mathematical relation between cost of product and various determinants of cost. Cost function, the dependent variable is the unit cost or the total cost, and the independent variable are the price of factors. मतलब cost function क्या है? एक तो वो total cost हमारी, ठीक है, सारी cost मिलाकर के जो total cost बन रही है, और दूसरे क्या है कि हम हर एक cost का मतलब कितना प्राइस पे कर रहे हैं हर एक चीज का. मतलब इंडिपेंडेंट सारी चीजें, कि इसका इतना प्राइस पे कर रहे हैं, इसका इतना
रेंट पे करे, वेजेस पे करे, ये सब कुछ, इन सबको मिला करके हमारा क्या बनता है, एक टोटल कॉस्ट बनता है. The size of output, any other relevant phenomena which has bearing on cost, such as technology, level of capacity, efficiency and time period under consideration. Cost function is a function which is obtained from production function and market supply of input. कि हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने प्रोडक्ट का हम मार्केट सप्लाई कर रहे हैं, उससे हमारा कॉस्ट फंक्शन डिफाइन होता है. It expresses the relationship between cost and output. Cost functions are derived from the actual cost data of the firm and are presented through cost curve. The shape of cost curve depends upon the cost function. Cost functions are of two kinds, short run and long run. तो सिंपल अब हमें ये पढ़ना है कि शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन क्या है और लॉन्ग रन. सबसे पहले शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट. शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट. There are some factors which can be easily adjusted with the changes in level of output. Again हमें यहाँ पर ना वही पढ़ना है, total cost, fixed cost और variable cost. ठीक है. There are some factors which can be easily adjusted with the change of level of output. A firm can readily employ more workers if it has to increase the output. मतलब कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम easily adjust कर सकते हैं. कि जैसे अगर मेरे को ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो मैं ज़्यादा लेबर इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ उस चीज़ को. ठीक. सिमिलरली आई कैन इजीली परचेज मोर रॉ मटेरियल इफ आई वांट टू एक्सपेंड माय प्रोडक्शन. सच फैक्टर्स विच आर इजीली वेरीड विद अ चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर. ठीक. वेरिएबल फैक्टर को हमें एक अलग तरीके से बताया यहाँ पर कि जिन फैक्टर्स को मैं इजीली एडजस्ट कर सकती हूँ, जिस फैक्टर्स को मैं इजीली वेरी कर सकती हूँ, वो मेरे क्या है, वेरिएबल फैक्टर्स. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम फैक्टर्स सच एज बिल्डिंग, कैपिटल इक्विपमेंट, टॉप मैनेजमेंट टीम विच कैन नॉट बी इजीली वेरीड. इट रिक्वायर्स कंपैरेटिवली longer time to make changes in them. It takes time to install new machinery. Similarly, it takes time to build a new factory. Such factors which cannot be readily varied and require a longer period to adjust are called fixed factors. तो ऐसे फैक्टर्स जिनको वेरी करने के लिए हमें लंबा टाइम पीरियड लगता है, तो वो हमारे फिक्स फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. तो शॉर्ट रन में हमने क्या देखा, हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स भी होते हैं और हमारे पास फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं. यही चीज़ हमने जब प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ रहे थे तब भी हमने दो जगह डिफाइन किया था, एक शॉर्ट रन और एक लॉन्ग रन. शॉर्ट रन में हम बोलते थे जहाँ वेरिएबल भी और फिक्स भी है, और लॉन्ग रन में हम क्या बोलते हैं, जहाँ सब कुछ ही वेरिएबल है. ऐसे ही यहाँ भी होगा कि शॉर्ट रन में फिक्स भी है और वेरिएबल भी है, और लॉन्ग रन में सब कुछ वेरिएबल हो जाता है. ठीक. वेरिएबल फैक्टर क्या है, जिनको हम इजीली वेरी कर सकते हैं. मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल ला करके ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ज़्यादा लेबर रख करके ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो वेरिएबल फैक्टर्स हो गए. बट अगर मेरे को ज़्यादा यूनिट्स बनाने हैं और मेरे को नया प्लांट ही खरीदने की ज़रूरत है, नई फैक्ट्री की ही ज़रूरत है, या मेरा जो टॉप मैनेजमेंट जो टॉप लेवल में जो काम करके उनको मैं इजीली एम्प्लॉय नहीं कर सकती है ना, तो उसके लिए लंबा टाइम पीरियड चाहिए हमें. तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, फिक्स फैक्टर. आगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डिस्टिंक्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर विद डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पीरियड. तो इन्हीं के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. शॉर्ट रन is a period of time in which the output can be increased or decreased by changing only the amount of variable factors such as labor, raw material, etc. In short run, quantities of fixed factors cannot be varied in accordance with the changes made in output. If the firm wants to increase output in short run, it can do so only by increasing the variable factor. तो अगर फर्म को वेरिएबल इनपुट में आउटपुट में इंक्रीज करना है शॉर्ट रन में, अगर शॉर्ट रन में मेरे को आउटपुट मेरा इंक्रीज करना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस में ला सकती हूँ, वेरिएबल फैक्टर में ला सकती हूँ. like by more labor, more raw material. The short run is a time period only variable factor can be varied. शॉर्ट रन में सिर्फ हम वेरी किसको कर सकते हैं,
सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को। ऑन द अदर हैंड लॉन्ग रन में वी कैन वेरी all the factors can be varied in long run. Thus we find that fixed costs are those costs which are independent of output. Again वही दोबारा से कि fixed cost वो cost होती है जो output पर depend नहीं करती but up to a certain level, that is they do not change with the change in output. Fixed cost हमारी उतनी की उतनी ही रहती है. These costs are fixed amounts which are incurred by the firm in short run and whether the output is small or large. भले ही हम भले ही 10 यूनिट बनाएं या 100 यूनिट्स बनाएं, फिक्स कॉस्ट हमारी उतनी की रहती है. Even if a firm closes down sometimes in short run but remains in business, these costs have to be borne by it. कई बार शटडाउन कॉस्ट जैसे हमने देखा, शटडाउन कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है जब हमारा बिजनेस कंप्लीटली क्लोज हो गया तभी भी. ठीक. फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड सच चार्जेस एज कॉन्ट्रैक्चुअल रेंट, इंश्योरेंस फीस, मेंटेनेंस कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्सेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मैनेजर सैलरी, वॉचमैन वेजेस एक्सेट्रा. मैनेजर सैलरी अगर वो जो हमने शट डाउन करके मतलब अगर कुछ रखा भी है, अगर वहाँ पर पे एक मैनेजर जो टाइम टू टाइम कभी कभी आकर देख रहा है या फिर अगर कोई वॉचमैन मैंने कोई गार्ड खड़ा कर रखा है उसको देखने के लिए, तो वो वाली चीज़ें भी हम यहाँ पर कॉस्ट में इनकर कर सकते हैं. ठीक. देयर फिक्स कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस. तो फिक्स कॉस्ट क्या है? चाहे आउटपुट हमारे पास चाहे आउटपुट इतना हो, चाहे आउटपुट इतना हो, चाहे आउटपुट इतना हो, हमारी फिक्स कॉस्ट क्या है? सेम है हर लेवल पे. ठीक. वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? 0 यूनिट पर 0 होती है. जैसे हमारी आउटपुट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना. तो इसलिए इसका कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है वेरिएबल कॉस्ट का कर्व. ठीक है. और 0 पे 0 रहती है. ठीक है. यहाँ पर 0 पे भी कुछ ना कुछ इनकर हो रहा होता है, इसलिए यहाँ से 0 से कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं शुरू करता है, हमेशा ऐसे पैरेलल बनाते हैं. वेरिएबल कॉस्ट ऑन द अदर हैंड आर दोज कॉस्ट विच चेंज विद द चेंज. हाँ क्या? हाँ लेकिन 0 यूनिट पर भी इतनी फिक्स कॉस्ट है. ये हमारा आउटपुट बता रहा है ना 0 1 2 3 और ये ऐसे. Variable cost on the other hand are those costs which changes in output. These costs include payments such as wages of casual labor employed, prices of raw material, fuel and power used, transportation cost, etc. If the firm shut down for a short period, it may not use variable factors, therefore will not incur any variable cost. अगर हमारा फर्म शट डाउन हो गया तो कोई भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होंगे. तो 0 पर 0 रहती है और जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे इंक्रीज होती रहती है वेरिएबल कॉस्ट. तो इसका कर्व क्या है? इस तरीके से इसका कर्व बन जाता है अपवर्ड. दीज आर सम कॉस्ट विच नीदर परफेक्टली. अच्छा कुछ मैंने छोड़ा क्या? यहाँ से पढ़ना है ना ऊपर से. Present the completely variable cost drawn under the assumption that variable costs are linearly changes with the output. There are some costs which are neither perfectly variable nor absolutely fixed. ऐसी भी कुछ कॉस्ट होती है जो ना पूरी तरीके से फिक्स है ना पूरी तरीके से वेरिएबल है, उसको हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. और इसका एग्जांपल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? मेरे को 100 रुपीज़ तो पे करना ही करना है, भले ही मैं यूज़ करूँ कि नहीं करूँ. और इसके बाद मैं जितना जितना यूज़ करती जाऊंगी उस हिसाब से मेरे को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने पड़ेंगे. तो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट फिक्स का भी है और कुछ कंपोनेंट वेरिएबल का भी है. तो ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड चार्ज. अब उसका नाम यही है सेमी वेरिएबल. ठीक. कि कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है. तो electricity charges include both fixed charge and charge based on the consumption.
हमने देखो एक ही ग्राफ पे हमने कर्व बनाया, फिक्स कॉस्ट का ऐसा होता है, जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी वो क्या होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट पर। अब एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, अगर फिक्स कॉस्ट मैं 100 ले रही हूँ, एक यूनिट बनाने पर मेरे को वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, सपोज 10 लगेगी, ठीक है। सेकेंड यूनिट पर मैं ये भी 100 रहेगी, ये मेरी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड यूनिट पर ये 100 ही रहेगी, ये मेरी इंक्रीज हो जाएगी। और मेरी जो टोटल कॉस्ट होगी, ये जो टोटल कॉस्ट होगी, अच्छा, और 0 यूनिट पर क्या रहेगा, ये 100 रहेगी और ये कुछ भी नहीं, है ना। तो टोटल कॉस्ट मेरी क्या आएगी, 100, फिर हमारी क्या आएगी 110, फिर आएगी 120, 130। तो मेरी टोटल कॉस्ट 0 यूनिट पर उतनी ही रहती है जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट रहती है। तो देखो फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट कर्व एक ही जगह से शुरू होता है, एक ही पॉइंट से शुरू होता है, और फिक्स कॉस्ट हर लेवल पर सेम चलती रहती है, और टोटल कॉस्ट जैसे जैसे हमारी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो टोटल कॉस्ट कर्व और वेरिएबल कॉस्ट कर्व एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं। समझ में आ गया? बना लो। बन गया। अब नेक्स्ट है क्या है हमारे पास, सेमी वेरिएबल। देखो ये सेमी वेरिएबल का ये वो बनाया गया, क्या बोलते हैं, कर्व बनाया गया है। देयर आर सम कॉस्ट विच में इंक्रीज इन स्टेयर स्टेप फैशन, they remain fixed over a certain range of output but suddenly jump to a new higher level when output goes beyond given limit। जैसे कि मैंने बोला कि एक फैक्ट्री में मैं 1000 यूनिट्स प्रिपेयर कर सकती हूँ, तो इस 1000 यूनिट में मेरा कॉस्ट सपोज रहेगा 100, ठीक है। जैसे ही मेरे को 1001 यूनिट बनाना पड़ेगा, मेरी कॉस्ट सीधा 100 से ही बढ़ेगी, 100 से ही इंक्रीज होगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि 101 हो गई या 102 हो गई, 103 हो गई, वो सीधा उतने से ही इंक्रीज करेगी। तो यही होता है मेरा स्टेयर स्टेप फैशन, जिसको मैं बोल रही हूँ कि सीधा एक लिमिट के बाद वो सीधा एक पूरे उससे इंक्रीज करेगी, ये इस तरीके से धीरे धीरे इंक्रीज नहीं करेगी, है ना। सीधा अगर 100 है तो कुछ 100 इतना टाइम तक फिक्स रही है ना, इतने टाइम तक फिक्स रही जब तक मैं इतना लेवल ऑफ आउटपुट बना रही थी। लेकिन जहां मैंने इतने आउटपुट से एक यूनिट भी बढ़ाया तो मेरी कॉस्ट सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच गई, और फिर वो थोड़े टाइम तक फिक्स रहेगी, और जैसे ही मेरे को इतने से इतने आउटपुट बनाने होंगे तो अगेन वो सीधा जंप करेगी। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, स्टेयरकेस बन जाता है, ठीक है। और ये रहा वो वाला कर, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल, फिक्स्ड, ठीक। The total cost of a business is defined as actual cost that must incurred for producing the given level of output। Total cost क्या है, जो actual cost हम पे कर रहे होते हैं for a given level of output। Short run total cost is composed of the two run। ये कब होता है, ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, क्योंकि लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता, है ना। तो ये कब होता है, शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट हम कैसे बोल सकते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वी में रिप्रेजेंट टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट डायग्रामेटिकली, जो हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। आगे इन द डायग्राम अवर टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व, हाँ क्योंकि शॉर्ट रन में ही तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट होता है ना, लॉन्ग रन में तो फिक्स कॉस्ट ही नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल होगा। टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड as total fixed cost remains fixed for the whole range of output. This curve starts from the point on y-axis, meaning thereby that fixed cost incurred on 0 unit also, 0 जब भी हम प्रोड्यूस नहीं करें तभी भी। On the other hand, total variable cost rises upward indicating increase
टोटल वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि जीरो पे जीरो लेवल होता है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जीरो कॉस्ट इनकर होती है. It should be noted that total variable cost initially increases at decreasing rate and then increases at increasing output. ठीक. The pattern of change in TVC occurs due to the operation of law of increasing or diminishing return of variable input. ये लाइन एक बार अंडरलाइन कर लेना यहाँ से. यहाँ से क्या बोला गया, पहले हमें ये ध्यान रखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो करता है इंक्रीज आउटपुट की वजह से. जैसे जैसे हम आउटपुट इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट इट इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट. जैसे हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा था ना, पहले इंक्रीजिंग 3 स्टेजेस पढ़े था, वहां पर हमारी कॉस्ट पहले हमारा इंक्रीज होता था एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होता था डिमिनिशिंग रेट, और यहाँ पर क्या है इंक्रीज होगा बट डिक्रीजिंग रेट पे, और फिर इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट पर. ये ध्यान रखना है, ठीक है. फिर ये पैटर्न किसकी वजह से है, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ वेरिएबल इनपुट. ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आउटपुट इंक्रीजेस, larger quantity of variable inputs are required to produce the same quantity of output. हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे जैसे हम हमारा आउटपुट बढ़ाते जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होता है. स्टार्टिंग में ना हमें उसके थोड़े कम यूनिट चाहिए होते हैं, लेकिन हम जैसे जैसे ज़्यादा बनाने जाते हैं तो हमें यूनिट ज़्यादा चाहिए होते हैं. ठीक. Consequently, variable cost curve is steeper at higher level of output. The cost curve has obtained by adding, और total cost curve कैसे बनता है, by adding total fixed cost and total variable cost. The slope of TC and TVC are at same at every level, और TC और total cost और total variable cost, total cost और total variable cost are at same at every level of output and each point of two curve और vertical distance, दोनों एक दूसरे से vertical same distance पर रहते हैं. ठीक. अब हमारे पास क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट. अभी हमने क्या पढ़ा, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट. ठीक. नेक्स्ट है हमारे पास क्या, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट. इनके कर्व ऐसे होते हैं. अब इनको देखते हैं कि कैसे निकालते हैं इसको हम. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. अब एवरेज हमारा कैसे निकलता है, जो भी हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा उसे हम नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज obtained by dividing the total fixed cost by number of units of output produced where the Q is the number of unit produced. तो हम कैसे करें कि जो हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स है 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है सपोज 100 100 100 100. ठीक है. तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, 100 डिवाइडेड बाय 1, 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 3, इस तरीके से निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ अ फर्म इज प्रोड्यूसिंग, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 2000 and when the output is 100, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000 और आउटपुट हमारा 100, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा 20. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 20. एंड नाउ इफ द आउटपुट इंक्रीजेस, अगर हम हमारे आउटपुट को इंक्रीज कर दें 200 यूनिट से, तो हमारा क्या ये तो इतना ही रहेगा और आउटपुट 200 से इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हमारा 200 पे इंक्रीजेस टू 200 लिखा है, तो ये 100 से बढ़कर 200 हो जाएगा, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ जाएगी 10 की. ठीक है. सिंस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट अमाउंट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल स्टेडीली फॉल एज आउटपुट राइजेस. अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें, देखो ध्यान से देखो इसके पीछे क्या रीजन है. और हमारे पास यूनिट्स हैं सपोज 100 और फिर मैंने लिया यूनिट्स फिर बढ़ के 200. ठीक है. और मैं ले रही हूँ कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर भी मेरा 2000 है और यहाँ पर भी मेरा 2000 है. फिर मैंने बोला एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ निकालेंगे 2000 डिवाइडेड बाय 200. तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 10. ठीक है. तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा यूनिट इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्लाइन होती है. देखो सोच कर देखो
कि अगर मैं एक स्टूडेंट पढ़ाऊं, ठीक है, जैसे सपोज करो एक टीचर की सैलरी ले लो और पर हेड स्टूडेंट ले लो, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बैठ करके अगर कोई एक टीचर है जो एक घंटे पढ़ाने का सपोज 5000 रुपीज ले रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल दिया, इतना होता है, ठीक है, 5000 रुपीज ले रही है, तो अब वो एक स्टूडेंट पढ़ाए, ठीक है, तो भी वो जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो उसको 5000 रुपीज देगा, तो पर हेड यहाँ ज्यादा बैठ रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी यूनिट्स इंक्रीज होते जाएंगे, तो पर हेड कम पड़ेगा ना, है ना, तो वही तो बोला जा रहा है यहाँ पर कि टोटल फिक्स कॉस्ट 2000 ही है, लेकिन जैसे जैसे हम हमारे यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे तो पर हेड जितना फिक्स कॉस्ट हमारा पड़ेगा एक एक यूनिट पर वो कम भी तो होता जाएगा ना, ठीक है, तो इसलिए यूनिट इंक्रीज करते टाइम हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, डिक्लाइन करता है, ठीक। Therefore, we draw an average fixed cost curve. It slopes downward throughout its length and will not touch x-axis as average fixed cost cannot be zero. क्या कभी ये टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो सकता है? नहीं। तो क्या कभी एवरेज फिक्स कॉस्ट जीरो हो पाएगा? नहीं। ये फॉल करता रहेगा लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है ना वैसे वैसे ही डिक्लाइन कर रहा है। देखो इतने आउटपुट पर मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ था, इतने आउटपुट पर मैंने आउटपुट इतना किया तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मेरा नीचे हो गया, कम हो गई कॉस्ट। मैंने और आउटपुट प्रोड्यूस करा तो फिक्स कॉस्ट और कम हो गई, एवरेज फिक्स कॉस्ट, और आउटपुट प्रोड्यूस करा तो और एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गई। ये अब ऐसे ऐसे जाता रहेगा लेकिन ये कभी जीरो नहीं होगा, कम होता रहेगा बट जीरो नहीं होगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। दस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जैसे हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट की पर यूनिट पे कितना फिक्स कॉस्ट हम खर्चा कर रहे हैं वो निकाला, वैसे ही पर यूनिट पर कितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर कर रहे हैं वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताएगा। Average variable cost normally falls as the output increases from 0 to normal capacity output due to occurrence of increasing return to variable factor। अब ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना ये भी फॉल करती है क्योंकि पहले तो हम जब आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो वो हम क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि पहले तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन फिर इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट पर। तो इसकी वजह से ये क्या होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारी डिक्लाइन करती है, फॉल करती है। बट आफ्टर नॉर्मल कैपेसिटी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज शो करती है, ठीक है। तो मतलब क्या बोला हमने कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा पहले कुछ टाइम तक तो ये डिक्लाइन करेगा, लेकिन अगर हमने और आउटपुट इंक्रीज करा तो फिर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करता रहेगा फिर, ठीक है। तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व क्या है, ये रहा कि पहले तो ये डिक्लाइन करा लेकिन फिर इसने स्टीप राइज शो करा, ठीक, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वही इंक्रीजिंग, वही जो हमने अभी देखा, ठीक है। नेक्स्ट इज एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व। एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बनता है? टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को मिला करके एवरेज टोटल कॉस्ट बनता है। और एवरेज टोटल कॉस्ट का दूसरा फॉर्मूला भी क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ एवरेज वेरिएबल कर्व एंड एवरेज फिक्स, क्योंकि ये इन दोनों का सम टोटल है तो इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट किसके बिहेवियर पर डिपेंड करेगा? वेरिएबल, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के और एवरेज फिक्स कॉस्ट के। इन द बिगिनिंग बोथ एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व फॉल। हमने अभी देखा कि ना एवरेज फिक्स कॉस्ट भी फॉल करता है और स्टार्टिंग में ये भी फॉल करता है। ये जब दोनों ही फॉल कर रहे हैं तो हमारा ऑब्वियसली एटीसी भी तो स्टार्टिंग में फॉल करेगा ना। हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट
किस कैसे में बन रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स कॉस्ट से बन रहा है ना। और हमने देखा कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारा फॉल करता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, और हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी देखा कि स्टार्ट में तो ये डिक्लाइन करता है और फिर ये राइज करता है, ठीक है। तो जब तक ये दोनों ही फॉल कर रहे हैं तब तक तो ये भी फॉल करेगा, है ना। तो तब शुरुआत में तो ये भी फॉल करेगा, ठीक, लेकिन बाद में ये इंक्रीज, ये स्टीप राइज शो करता है, तो उस टाइम पर ये क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो एवरेज टोटल कॉस्ट पहले डिक्लाइन होगा और फिर इंक्रीज जाएगा। इन द बिगिनिंग बोथ ABC and AFC fall, इसलिए ATC will also fall. When ABC curve begin to rise, जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज होने लगेगा तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी स्टिल फॉल स्टीपली, मतलब थोड़े टाइम तो वो फॉल करेगा, लेकिन उसके बाद इट विल राइज। कहाँ पे हो गया, हाँ ये रहा, ATC कर्व विल फॉल, रीचेज इट्स मिनिमम एंड देन इट राइज, ठीक। तो इसलिए इस कर्व को क्या बोलते हैं, यू शेप कर्व। इसका शेप कैसे आता है, यू शेप, तो इसको हम बोल देते हैं यू शेप कर्व। आगे आ जाओ मार्जिनल कॉस्ट पे। मार्जिनल कॉस्ट पे, मार्जिनल कॉस्ट इज द, अभी हमने देखा था मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, चेंज बताता है जो, ठीक है, टोटल कॉस्ट में कितने से चेंज हुआ। Marginal cost is the addition made to the total cost by the production of an additional unit of output. In other words, it is the total cost of producing T units instead of T1 unit where the T is given up. मतलब सिंपल कि अगर हमने एक यूनिट प्रोड्यूस करी, दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी, इस पर हमने 100 रुपये लगाए, इस पर 150 रुपये लगाए, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी 50, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 200, हमने 5 यूनिट बनाए कितने कॉस्ट पर, 200 के कॉस्ट पर, हमने 6 यूनिट बनाया 250 के कॉस्ट पर, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आएगी, 50 आएगी। एंड द मार्जिनल कॉस्ट विल बी 24। अब यहाँ पर 24 कैसे निकला, अब देखो क्या बोला, इफ द 10 यूनिट्स, अब यहाँ पर 10 यूनिट्स आर प्रोड्यूस एट अ कॉस्ट ऑफ 320। अगर मैं ऐसे बोलूँ आपको, देखो यहाँ पर क्योंकि हमारा नेक्स्ट यूनिट ही था, 5 से हम 6 पे पहुंचे थे, तो हम डायरेक्ट माइनस करके हम मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते थे। अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि 5 यूनिट बनाने पे 200 और 10 यूनिट बनाने पर 320 रुपए लगेंगे, तो अब यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 120 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट 6 यूनिट पर नहीं पहुंच रहे हैं, हम 10th यूनिट पर पहुंच रहे हैं 50 यूनिट के बाद, तो हम डायरेक्ट माइनस हम नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि चेंज इन नंबर ऑफ, चेंज इन कॉस्ट कितना है, चेंज इन कॉस्ट कितना है 120, और चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट कितना है 5, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कितना आंसर हो गया, ये 24। समझ में आया। तो ये गलती मत करना कि जहाँ पर नेक्स्ट यूनिट का कॉस्ट बताया गया वहां पर डायरेक्ट माइनस करना, लेकिन जहाँ पर डिफरेंस है यूनिट्स में वहां पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, चेंज वाला, ठीक है। It is to be noted that marginal cost is independent fixed cost. This is because fixed costs do not change with output. It is only the variable cost which change with the output. तो ये फॉर्मूला हो गया, पता है मेरे को, ये हो गया चेंज, और ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेज इन द बिगिनिंग। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या होता है, जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज करता है वैसे वैसे हमारा ये फॉल होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। कर्व कहाँ चला गया, ये रहा। तो स्टार्टिंग में हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व देखा हमने कि फॉल कर रहा है, ठीक है, और फिर ये भी हमारा राइज करना शुरू करता है, ठीक। इट starts rising after a certain level of output. This happens because of influence of law of variable proportion. Law of variable proportion की वजह से ऐसा होता है। Marginal cost curve becomes minimum. Point of inflection. Point of inflection याद है ना आपको? हाँ याद है। इसी के पहले हमने पढ़ा था।
ये रहा। अरे ये था कि ये जो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये हमारा इंक्रीज करा, तो जिस पॉइंट से डिक्लाइन करने लगता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था। ठीक है, कहाँ चला गया, ये रहा कॉस्ट। तो सिंपल मार्जिनल कॉस्ट में वो दोनों फॉर्मूले याद रखना। और मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी हमारा कैसा होता है, यू शेप कर्व होता है, क्योंकि ये भी क्या डिक्लाइन करा और फिर हमारा ऊपर गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये टेबल है जिसके अंदर नंबर ऑफ यूनिट से इंक्रीज हो रहे हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट हमारा हर यूनिट पर सेम रहेगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया यहाँ पर, जैसे जैसे यूनिट इंक्रीज होते रहे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता रहा। टोटल कॉस्ट कैसे निकल के आएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट 1000, 1050, 1090। ठीक है, एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट को डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, आउटपुट डिवाइड कर देंगे। टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे निकलता है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, या फिर हम इसको टोटल कॉस्ट को इससे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट हमारा कैसे निकलता है, हम यहाँ पर कितने से चेंज हो रहा है हमारे टोटल कॉस्ट में, उससे हमारा ये निकलता है। ठीक है, द अबव टेबल शोज दैट फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन आउटपुट अप टू अ गिवन लेवल। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, हमारी जैसे जैसे इंक्रीज आउटपुट होता है वैसे वैसे कम होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम प्रोपोर्शन। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करती है बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं, क्योंकि पहले वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है और फिर वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। फिर मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द एडिशनल यूनिट। ठीक है, एडिशनल ये दूसरा वाला फॉर्मूला बताया गया है यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट का, ये एडिशनल चेंज अपॉन चेंज जो डिवाइड करके निकल जाता है। दिस ऑल्सो पहले ये भी हमारा फॉल करता है और फिर इंक्रीज करता है, तभी हमारा ये कर्व भी कैसा था, यू शेप कर्व था। अब रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये इतना कंप्लीट कर लो यहाँ तक। ठीक, द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट is the same as that between any other marginal average quantity। देखो when the average cost fall, इसको ना हम डायग्राम के साथ देखेंगे। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, तो इसमें हाईलाइट कर लेते हैं, लेकिन ये मार्जिनल कॉस्ट है, ये रही एवरेज कॉस्ट का इधर बनाया है, रुक जाओ। तो हमने क्या, ये ले लेते हैं, ये हो गई हमारी ये वाली। ठीक है, हाँ, तो एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट। एवरेज कॉस्ट हमारा फॉल करता है जैसे जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है। मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। देखो जहां तक ये इंक्रीज हो, जहां तक ये हमारा डिक्लाइन कर रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट जहां तक हमारा डिक्लाइन कर रहा है उसके वहां तक हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट इससे कम है ना, इससे कम है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, जब तक हमारा एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, समझ गए आप, जब तक मेरा एवरेज कॉस्ट फॉल हुआ तब तक मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, फिर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, और फिर जब हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है तब मेरा मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, ऐसे बोलेंगे। देखो व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजेस आउटपुट, तो उसमें मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। जब हमारा एवरेज कॉस्ट राइज करने लगता है, राइजेस, तब मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। When the average cost is minimum, जिस पॉइंट पर एवरेज कॉस्ट देखो मिनिमम है वहां पर ये मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है।
ठीक है, मिनिमम, तो वहां पर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट कर्व cuts average cost curve at its minimum point, that is the optimum point. ठीक, ये ना साइड में इस तरीके से भी लिख लेना. ठीक, चैप्टर नहीं खत्म हुआ है अभी, लॉन्ग रन बचा है और इकोनॉमी छोटा थोड़ा सा और बचा है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा.